जब तक हमारा गठबंधन नहीं होगा तब तक हम बीजेपी को नहीं रोक सकते और कोई भी नहीं रोक सकता। वो अखिलेश हों, चाहे कांग्रेस हों, चाहे अन्य दल के लोग हों या सावित्रीबाई फुले हों, कि कोई भी दल एक पार्टी से और एक पार्टी के नेतृत्व में ये बीजेपी को रोक सकता है। इसलिए गठबंधन होना ज़रूरी है, एक मोर्चा बनाना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और इसके लिए हमारा अखिलेश जी से बात हो चुकी है और बात हो भी रही है। आगे सीट के लिए इसके लिए अभी सीट का कोई हमारा बंटवारे का बने, न कोई युगो है न कोई शर्त है। हमें सिर्फ एक लक्ष्य बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। अखिलेश जी से हमारी बात भी हुई है, एक लक्ष्य बनाकर काम करेंगे बीजेपी को रोकना। 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर उस मंच पर अखिलेश जी को मैं मुख्य अतिथि के रूप में मैं वहाँ बुला रहा हूँ। वार्ता हो चुकी है और बीजेपी को रोकने के लिए अलग से हम लोग एक बैठक करके और रणनीति अपनाया करके और रणनीति के तहत बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग कोई कारगर कदम उठाएंगे। इसके लिए हम लोग अखिलेश जी को ही एक विकल्प मान करके हम लोग चल रहे हैं और विकल्प भी हो सकते हैं तो अखिलेश ही हो सकते हैं। बाकी जो छोटे छोटे दल बना करके जो लोग काम कर रहे हैं, आज 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। मैं तो कभी नहीं देखा, मैं कभी नहीं इस तरीके से कार्यक्रम करते हुए देखा, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे बावन विश्राम जी हों या और लोग हों। लेकिन वो आज परिनिर्वाण दिवस जो 9 अक्टूबर को कांसीराम जी का चेहरा दिखा करके, उनका फोटो दिखा करके, और वो लोग क्या करना चाहते हैं। सावित्रीबाई फुले 2017 से आंदोलन कर रही हैं, एक मंच पर लाने का काम कर रही हैं। मायावती से भी तमाम कई बार जो वार्ता भी हुई, लेकिन मायावती ने जो कहा कि मैं एक मंच पर नहीं आ सकते, तुम हमारे मंच पर आओ, ये एक शर्त बना करके मायावती जी काम करेंगे। यही हाल जो है बावन विश्राम जी का है। साथियों नमस्कार, मैं अच्छे लाल, आप देख रहे हैं जनजागरण। साथियों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है, जो पूर्व सांसद थी बहराइच की सावित्रीबाई फुले जी, अब जो है कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, और माननीय अक्षयवरनाथ कनौजिया जी जो बहुजन मूल निवासी पार्टी के संस्थापक हैं, उनका वीडियो जो है खूब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और बड़े से बड़े राजनेता उसको शेयर कर चुके हैं। और अब हमारे साथ जो है अक्षयवरनाथ कनौजिया जी हैं। आप दोनों लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ था, क्या कारण था उसका? साथियों जय भीम। आज 9 अक्टूबर है। मानवर कांसीराम जी हमारे बीच में नहीं हैं। आज उनका परिनिर्वाण दिवस। भारत में अनेकों संगठन के लोग, राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन के लोग साहब कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। और आज मैं कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर साहब कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विभिन्न जनपदों से हमारे बीच में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका सादर जय भीम करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपने जो सवाल किया है कि 5 अक्टूबर को सावित्रीबाई फुले पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी और मैं दोनों लोग जनपद बहराइच नानपारा के 2 हमारे किसान परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर एक प्रदर्शन में उनका दाह संस्कार करने के लिए हम लोग जा रहे थे। बैरिकेडिंग लगा करके वहाँ पुलिस तैनात थी। वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को रोका
हमारी गाड़ी को रोका। गाड़ी रोकने के बाद हम लोगों ने कहा, सावित्री जी ने कहा कि भाई खैर गाड़ी नहीं जाने देंगे, लेकिन हम 2 लोग पैदल चले जाएंगे। चूँकि हमारे पड़ोस का मामला है, हमारे बहुत क्लोज थे और किसान परिवार के लोग हैं, उनके दाह संस्कार में हमको जाने दीजिए। लोगों ने नहीं जाने दिया और उन लोगों ने ज़बरदस्ती धक्का मुक्की किया और मुझे तथा सावित्रीबाई फुले जी को उत्पात मचाते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठाकर मुझे नज़रबंद कर दिया। थाने में नानपारा में लाकर नज़रबंद किया। सावित्रीबाई फुले को भी महिला पुलिस द्वारा उनका तमाम दुर्व्यवहार कराया गया और उनको भी नज़रबंद थाना नानपारा में किया गया। कुछ देर के बाद जब भीड़ वहाँ एकत्रित होने की डर से सावित्रीबाई फुले को और मुझे नेपाल बॉर्डर सीमा से सटा हुआ रुपैडिया थाने में ले आकर के नज़रबंद कर दिया गया और शाम 8 बजे 151 की धारा लगाकर एसडीएम नानपारा के यहाँ जमानत पर रिहा कराया गया। मुझे इसकी खेद नहीं है कि मुझे 151 धारा लगा करके और मुझे चालान किया गया या नज़रबंद किया गया। खेद इस बात का है कि आज चाहे वो किसान हो या मज़दूर हो या छोटे वर्ग के लोग हों या दलित समाज के लोग हों, ओबीसी के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग, ये सारे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस प्रशासन की रवैया जो लगातार शोषण की तरफ जा रही है, अन्याय अत्याचार करते जा रहे हैं, खेद इस बात का है। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष भारत है। संविधान में सबको आज़ादी दी गई है अपने हक आवाज़ को बुलंद करने के लिए और कहीं भी स्वतंत्र हैं जाने के लिए, लेकिन इस सरकार में प्रतिबंधित किया जा रहा है कि आपको कहीं दाह संस्कार में नहीं जाना है। यदि आप शादी विवाह में भी जाते हैं उसमें भी प्रतिबंध। आप जिस तरीके से नेताओं में जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या लगता है कि इस भाजपा सरकार में लोकतंत्र बचा हुआ है या खत्म हो गया है? देखिए, भाजपा सरकार में लोकतंत्र बचने का कोई सवाल ही नहीं। लोकतंत्र उनके कार्यकाल में लोकतंत्र का मतलब ही खत्म कर दिया गया है। लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान दे करके लोकतंत्र की व्यवस्था दिया है। और मेरे समझ से आरएसएस की सरकार है, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा की सरकार है, ये लोग लोकतंत्र नहीं मानते, ये तो राजतंत्र मानते हैं। लोकतंत्र तो वो मानते हैं जो संविधान के तहत वो चलना चाहते हैं। संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको लोकतंत्र चाहिए। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये राजतंत्र को मानने वाले लोग हैं। इसलिए संविधान की व्यवस्था से सांसद विधायक तो बन सकते हैं, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी दशा में संविधान को मनवाने के लिए जो लोग संविधान को मानते हैं, इनको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि संविधान को न मानने वाले लोग वहाँ पर न पहुँचें। और इनके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और जो रणनीति हम लोगों ने बनाया है सावित्री जी के नेतृत्व में, जो सावित्री जी नेतृत्व कर रही हैं, कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी एक रणनीति के तहत
काम कर रही है और सारे विपक्षियों से वार्तालाप हो रही है और उसके लिए एक रणनीति बनाने के लिए एक मंच की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि पता चल रहा है 26 नवंबर को एक बड़ी रैली है कांसीराम स्मृति उपवन में, तो ये भी सुनने को मिल रहा है सांसद जी के द्वारा कि उस मंच पर अखिलेश यादव भी रहेंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या अखिलेश यादव जिससे गठबंधन की बात जो है चल रही है, कितनी सीटों पे चल रही है? देखिए, गठबंधन की बात ये आवश्यक है, ज़रूरी है। जब तक हमारा गठबंधन नहीं होगा तब तक हम बीजेपी को नहीं रोक सकते और कोई भी नहीं रोक सकता। वो अखिलेश हों, चाहे कांग्रेस हों, चाहे अन्य दल के लोग हों या सावित्रीबाई फुले हों। मैं नहीं इस पर अपना विचार देना चाहता हूँ या मेरा समर्थन है कि कोई भी दल एक पार्टी से और एक पार्टी के नेतृत्व में ये बीजेपी को रोक सकता है। इसलिए गठबंधन होना ज़रूरी है, एक मोर्चा बनाना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और इसके लिए हमारा अखिलेश जी से बात हो चुकी है और बात हो भी रही है। आगे सीट के लिए इसके लिए अभी सीट का कोई हमारा बंटवारे का बने न कोई युगो है न कोई शर्त है। हमें सिर्फ एक लक्ष्य बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। अखिलेश जी से हमारी बात भी हुई है, एक लक्ष्य बनाकर काम करेंगे, बीजेपी को रोकना है। बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग फिर पुनः बैठेंगे और ये कब बैठेंगे इसका कोई निश्चित टाइम नहीं दिया गया है, न कोई क्या नाम है कि टाइम टेबल इसका बनाया गया है। 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर उस मंच पर अखिलेश जी को मैं मुख्य अतिथि के रूप में मैं वहाँ बुला रहा हूँ। वार्ता हो चुकी है और उस 26 नवंबर संविधान दिवस के कार्यक्रम को सफल करने के लिए तमाम बहुजन चिंतक भी उस मंच पर आ रहे हैं और तमाम लोगों के द्वारा जो उस मंच से जो विचार आएंगे उस विचार पर भी विचार होंगे और बीजेपी को रोकने के लिए अलग से हम लोग एक बैठक करके रणनीति अपनाया करके रणनीति के तहत बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग कोई कारगर कदम उठाएंगे। इसके लिए हम लोग अखिलेश जी को ही एक विकल्प मान करके हम लोग चल रहे हैं और विकल्प भी हो सकते हैं तो अखिलेश ही हो सकते हैं। बाकी जो छोटे छोटे दल बना करके जो लोग काम कर रहे हैं, आज 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। मैं तो कभी नहीं देखा, मैं कभी नहीं इस तरीके से कार्यक्रम करते हुए देखा, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे बावन विश्राम जी हों या और लोग हों। लेकिन वो आज परिनिर्वाण दिवस जो 9 अक्टूबर को कांसीराम जी का चेहरा दिखा करके, उनका फोटो दिखा करके, और वो लोग क्या करना चाहते हैं? सावित्रीबाई फुले 2017 से आंदोलन कर रही हैं, एक मंच पर लाने का काम कर रही हैं। मायावती से भी तमाम कई बार जो वार्ता भी हुई, लेकिन मायावती ने जो कहा कि मैं एक मंच पर नहीं आ सकते, तुम हमारे मंच पर आओ, ये एक शर्त बना करके मायावती जी काम करें। यही हाल जो है बावन विश्राम जी का है। बावन विश्राम जी आज जो है 9 अक्टूबर को जो कार्यक्रम कर रहे हैं और तमाम संगठन के लोग उस मंच पर आ रहे हैं, तमाम संगठन के लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं तो जानना चाहता हूं कि बीजेपी को रोकने के लिए क्या आप विकल्प बन सकते हैं? और यदि आप विकल्प नहीं बन सकते हैं तो जो विकल्प बनने की क्षमता रखता है उसके साथ में क्यों नहीं हो जा रहे हैं? उनके साथ में हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे समझ से ये अलग अलग जो काम हो रहे हैं, अलग अलग मंच बना करके जो ये लोग जो है ये उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं, तो इससे बीजेपी मजबूत हो रही है। इससे बीजेपी मजबूत रही है। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, अनुरोध के साथ संदेश देना चाहता हूँ। बहुजन मूल निवासी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग संविधान बचाना चाहते हो, यदि आप लोग आरक्षण की व्यवस्था लागू रखना चाहते हैं, आप बहुजन की आज़ादी आप चाहते हैं, तो सारे लोगों को एक मंच पर आने के लिए आप लोगों को ज़रूरत महसूस करना पड़ेगा। और यदि ज़रूरत महसूस आप नहीं करते हैं, ज़रूरत महसूस तो सावित्रीबाई फुले ने किया है। भाजपा जिससे पार्टी को छोड़ा, भाजपा कोई भगा नहीं रही थी, लाखों रुपये इनको तनख्वाह मिल रहा था,
हवाई जहाज से चलने का इनको अवसर मिल रहा था, इनको सरकारी बंगला मिल रहा था, इनको 25 करोड़ की निधि मिल रही थी, इनको सरकारी गाड़ी मिल रही थी, इनको सरकारी सिक्योरिटी मिल रही थी, सारा सुख सुविधा इन्होंने इसलिए सुना कि इनको एहसास हुआ कि अब जरूरत है संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण के बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए। इसलिए इन्होंने जो है सारे लोगों से अनुरोध किया, लेकिन सारे लोगों में कोई नहीं तैयार हुआ। सब अपना दुकान चलाना क्या नाम है कि वो ज़रूरत समझ रहे हैं कि हमारी दुकान चलना चाहिए, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने ये दुकान नहीं चला रही हैं। सावित्रीबाई फुले जो मानवर कांशीराम जी के आज परिनिर्वाण दिवस में कहना चाहता हूं कि सावित्रीबाई फुले ने मानवर कांशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक मंच बनाया है, और उस मंच का ही कांशीराम जी के नाम से उन्होंने मंच बना दिया है, पार्टी बना लिया है, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी। इसलिए कि इनका मंच, जब कांशीराम जी का जो मंच था, उस मंच पर सारे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होते थे। आज कांशीराम जी का मंच नहीं है, वो मंच का दुरुपयोग किया जा रहा है, और उस दुरुपयोग करने का जो बीड़ा जो उठाया है वो है मायावती जी। मैं तो कहना चाहता हूँ, मायावती जी को भी कहना चाहता हूँ, मायावती जी बीजेपी को रोकना नहीं चाहती हैं। मायावती जी बीजेपी का विकल्प जो बन करके आ रहा है बीजेपी को रोकने के लिए, वो उसको रोकना चाहती हैं। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन समाज के मूल निवासियों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग सावित्री जी के नेतृत्व में खड़ा होइए, 26 नवंबर को अपनी ताकत के एहसास कराइए, और ये दोनों ताकत, अखिलेश जी की ताकत और सावित्री जी की ताकत, जो दोनों ताकत इकट्ठा होगी तो बीजेपी को हम लोग रोक सकते हैं, अखिलेश जी रोक सकते हैं, सावित्री जी रोक सकती हैं। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं। और मानवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस मनाए, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने आज हम बैठे हुए हैं, और मैं हर साल हम लोग मनाते हैं। बाकी लोग तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, इलेक्शन ना होता तो ये इतना बड़ी रैली ना होती, इलेक्शन ना होता तो कोई झंडा बैनर नहीं दिखाई देता, ये झंडा बैनर दिखा करके और लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। लोगों को जो है विकल्प में जो खड़ा होना चाहते हैं बीजेपी को रोकने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है साथियों। मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। 26 नवंबर को आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि 26 नवंबर 2021 को कांशीराम स्मृति उपवन में बहुत बड़ी रैली हो रही है संविधान के सम्मान में, बहुजन मूल निवासी मैदान में, और बहुजन मूल निवासी विराट महापंचायत वहां बुलाया जा रहा है। उस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश जी होंगे, उस मंच पर बाबा साहब के पौत्र प्रकाश अंबेडकर जी होंगे, उस मंच पर कांशीराम जी की बहन स्वर्ण कौर जी होंगी, उस मंच पर लंदन से जहां पर बाबा साहब रह करके अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और सहयोग करने वाले लोग उस मंच पर होंगे। और बहुजन चिंतक, पूरे भारत के तमाम बहुजन चिंतक, तमाम बहुजन चिंतक संगठन बना करके जो काम करने वाले लोग हैं, तमाम संगठन के लोग उस मंच पर होंगे और सावित्री जी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। अभी जो है आप मायावती जी की बात की है, मायावती जी लगातार ब्राह्मणों का सम्मेलन करवाई। क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है बीएसपी, ब्राह्मण के बल पर बीएसपी जो है जीत सकती है मायावती जी? देखिए, एक सोची समझी एक रणनीति है, ये रणनीति आरएसएस की है, और मायावती जी के पास आरएसएस है, आरएसएस काम कर रहा है, उसी के इशारे पर मायावती भी काम कर रही हैं। जब नारा बदल गया, नारा बदला है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक सोची समझी ये रणनीति है कि जब आरएसएस और बीजेपी को लगा कि ये वर्ग हमसे नाराज हो रहा है, और नाराज होकर के ये यहाँ से पलायन कर रहा है, दूसरे पार्टी में जा रहा है, दूसरा पार्टी में उनको लगा कि कहीं ये सपा में न चला जाए, इस सपा में चले जाएगा, सपा मजबूत हो जाएगी। इसलिए इस ब्राह्मण को रोकने के लिए, ये प्रबुद्ध नहीं है, मैं प्रबुद्ध नहीं मानता, प्रबुद्ध तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तथागत बुद्ध जी हैं, बाकी कोई प्रबुद्ध नहीं हुआ भारत में। भारत में कोई प्रबुद्ध हुआ है तो तथागत गौतम बुद्ध जी हुए हैं, या तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए हैं। ये प्रबुद्ध नहीं है, ये तो अंधविश्वासी हैं, ये तो ढोक आडंबर फैलाने वाले लोग हैं, ये प्रबुद्ध नहीं है। लेकिन मायावती ने इनको प्रबुद्ध मान लिया है, उनका विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज जो रुष्ट होकर के बीजेपी से ये सपा के खेमे में जा रहा था, इस सपा के खेमे में न जाए, इसके लिए
आरएसएस के लोगों ने सतीश मिश्रा और मायावती को बुला करके ये कार्यक्रम सुनिश्चित कराया कि इस कार्यक्रम को करने के बाद ब्राह्मण जो है आपके पास में रुक जाएगा, ये सपा के पास में नहीं जाएगा। तो ये जिस तरीके से मछली पकड़ने के लिए एक मेड़ बनाया जाता है और मेड़ को मछली को घेरने के लिए उसी तरीके से इन लोगों ने एक मेड़ बना दिया है कि ब्राह्मण कहीं सपा में न जाए। वो ठीक है, ब्राह्मण कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये उनका विषय है, लेकिन एक सोची समझी रणनीति आरएसएस की है कि ब्राह्मण समाज ये सपा में चला जाएगा तो सपा मजबूत हो जाएगी, अखिलेश मजबूत हो जाएंगे, बीजेपी कमजोर हो जाएगी, इसलिए मायावती के पास ही ब्राह्मण समाज बना रहे। और मायावती जो काम कर रही हैं वो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कर रही हैं। अच्छा, एक और सवाल है हमारा। अभी अयोध्या में एक महंत जी थे, जल समाधि लेने वाले थे, उनका एक वक्तव्य था, असंवैधानिक था। उनका कहना था कि यहाँ पर जो इस देश को जो है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और यहाँ के जो मुस्लिम हैं और धर्म को मानने वाले लोग हैं या शरणार्थी बनकर रहें या पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, ऐसा है, वो हमको चैलेंज नहीं कर रहा, वो संविधान को चैलेंज कर रहा है। वो हमें चैलेंज नहीं कर रहा, संविधान को चैलेंज कर रहा है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ये संविधान को भी चैलेंज करते हैं और हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। तो बनाने का काम जो है मोदी कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र उन्हीं से अपेक्षा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र मोदी बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। आरएसएस के लोग प्रमुख, आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत घोषित करेगा, वो चाहते हैं। तो यदि वो लोग नहीं घोषित कर रहे हैं तो इन लोगों को तो जितने साधु हैं सबको मर जाना चाहिए, सबको डूब करके आत्महत्या कर देनी चाहिए। जब वो आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, मोदी नहीं मानते हैं और मोहन भागवत नहीं मानते हैं तो मोहन भागवत को छोड़ो, मोदी को छोड़ो, या नहीं मानते हैं तो आप लोग आत्महत्या कर लो, अपनी मर जाओ। जितने साधु हैं सब मर जाना चाहिए इनको। जिस तरीके से असंवैधानिक भाषा बोलते हैं इन पर कार्रवाई नहीं होती है, और यही भाषा अगर कोई मुस्लिम बोल दे या अन्य कोई वर्ग बोल दे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। देखिए, उनको डर है, उनको डर है कि यदि इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे तो अगला ये हमारा विरोध करेंगे, हमको हरवा देंगे, हमको हमारे इलेक्शन में मदद नहीं करेंगे, हमको वोट नहीं दिलाएंगे। तो उनको तो उनका विषय है, वो कितना डरते हैं, कितना भाई उनके पास है। वो तो एक ही जो है चोर मरसूरे भाई हैं, ठीक है। वो चोरी करता है, वो उसको छिपाता है, वो चोरी करता है, उसको छिपाता है, वो उसको डांटता है, वो उसको डांटता है, उनका विषय है। लेकिन जो सवाल खड़ा हुआ है कि हम नदी में, वो तो गंगा मैया को कहते हैं, गंगा में कहते हैं वो मैया हुआ कहीं कुछ नहीं, वो तो नदी है, ठीक है। नदी में वो डूब करके आत्महत्या करना चाहता है तो उसको तो आत्महत्या, मैं तो सारे लोग जल समाधि लेना चाहता है या पानी समाधि लेना चाहता है, वो उसका विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको तो कर ही देना चाहिए था, और नहीं करते हैं तो बीजेपी को और आरएसएस को छोड़ देना चाहिए, मोहन भागवत को छोड़ देना चाहिए, मोदी जी को छोड़ देना चाहिए। और यदि मोदी जी नहीं आपकी बात को मानते हैं तो जितने साधु हैं जो आपकी बात को नहीं मानते हैं तो सबको तो आप लोगों को डूब करके चुल्लू भर पानी में भी मर जाना चाहिए। आखिरी सवाल, बहुजन समाज या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आखिरी सवाल आपका नहीं है, सवाल बराबर करते रहिए, सवाल का जवाब हम बराबर देते रहेंगे, ठीक है। अब यहीं से आखिरी हमारा आपका नहीं रहे, ठीक है। आखिरी हो जाएगा तो यहीं से हम भी चुप हो जाएंगे, अभी चुप हो जाएंगे। बराबर सवाल करते रहिए और सवाल का जवाब बराबर लेते रहिए। ये संदेश जाना चाहिए, जनता में संदेश जाना चाहिए। मैं आखिरी सवाल का जवाब आपका मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला 2022 का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये करो और मरो का चुनाव है। बहुजन मूल निवासियों के लिए करो मरो का चुनाव है और आरएसएस और बीजेपी के लिए भी करो मरो का चुनाव है। वो चाहते हैं कि 2022 में हम पुनः सरकार बनावें। और क्यों बनावें? इसलिए बनाना चाहते हैं कि 2022 में यदि उत्तर प्रदेश की सरकार इनकी बन जाएगी तो उत्तर प्रदेश से ही देश की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश से ही सीटें जो जीत करके जाती है तो वो देश की सरकार बनती है। 2024 में पुनः ये सरकार बनाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, इनकी गोपनीयता क्या है। ये चाहते हैं दूसरा संविधान लागू करना, और दूसरा संविधान जब ही लागू होगा कि पुनः ये जीत करके आएंगे। और दूसरा संविधान लागू करने के लिए ये एक नई लोकसभा बना रहे हैं। ये जो लोकसभा है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में वो लोकसभा है, ये डॉक्टर अंबेडकर की लोकसभा है।
एक डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से ये संचालन हो रहा है, ये लोकसभा का संचालन हो रहा है। और वो 2022-2024 से जीत करके एक नई लोकसभा जो तैयार कर रहे हैं, नया संविधान उसमें लागू करके और नई कानून फिर लागू है। और नई कानून कौन सी है? नई कानून आज के देखने में हमारे लोगों को नई कानून, ये उनकी पुरानी कानून होगी, वो पुराना संविधान उनका होगा जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति उस लोकसभा में रख करके उसी से संचालन करेंगे और उस मनुस्मृति को हमारे लोगों ने देखा है, झेला है और लगभग आज भी झेल रहे हैं। आदिवासियों में जाइएगा तो आदिवासी आज भी इनके सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता है। आज भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ऐसे ऐसे गरीब पड़े हुए हैं कि इनको देख करके चारपाई छोड़ करके खड़ा हो जाते हैं। इनके सामने जो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इनके सामने और ये शिक्षा से वंचित भी कर देते हैं। अब आज भी मैं तो आप कहता हूँ एक साजिश चल रही है, इनको इतनी बड़ी साजिश चल रही है कि आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों को कुछ भी नहीं, और जिसके पास आय नहीं है उसका प्रमाण पत्र जो है, आय प्रमाण पत्र जो बनाया जाता है उसमें इतना लिखा जा रहा है 2-2 लाख सालाना, 2 लाख 20,000 रुपया महीना, 20,000 रुपये महीना हमारे लोगों को इस तरीके से वंचित करने का काम ये कर रहे हैं। तो साथियों बहुत बड़ी खेद है इस बात का और बहुत बड़ी इनकी एक साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं और सारे लोगों को करना चाहिए। और 2022 में इनको हर कीमत पर रोकना है, हर कीमत पर रोक करके 2024 भी रोकना है। इसीलिए मैं बार बार आपके चैनल्स के माध्यम से और हर जगह, चाहे गोष्ठी हो, चाहे जनसभा हो, चाहे कार्यकर्ता बैठक हो, चाहे बहुजन महापंचायत हो, हर पंचायत में हम लोग कहते हैं कि 2022 बीजेपी को रोकना नितांत हमारे बहुजन समाज के, ओबीसी के लोगों को, एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को, माइनॉरिटीज के लोगों को ये बहुत जरूरी है कि 2022 में इनको रोका जाए। और इसके लिए हम लोग मंच जो बनाए हैं, कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी का मंच है और 26 नवंबर को जो मंच, बड़ा मंच जो आपको उत्तर प्रदेश में जो बनने जा रहा है, वो मंच बहुत बड़ा मंच है। उसमें आह्वान आप लोगों को करेंगे पिछड़ा वर्ग के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग और मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग सारे उस मंच पर आ जाएं और आप जो है वहीं से एक बिगुल फूंक देंगे कि अब भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। तो साथियों ये थे अछैवर नाथ कनौजिया जी, अभी हमसे बातचीत कर रहे थे, जो कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के संस्थापक।